गाइस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, क्योंकि अभी तक 82.3% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। बताओ ये भी कोई बात हुई? एक सब्सक्राइब से तुम्हारा क्या ही जाता है, बस तुम्हें उस रेड बटन को दबाना है। ओके तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वोंग सभी को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है और फैंग वहाँ पे खड़ा होकर देखता है और सोचने लगता है चलो कम से कम ये सब नाटक खत्म तो हुआ। मैंने 2 वॉरियर्स को जान से मार दिया, अब मुझे नहीं लगता मेरे से कोई भी पंगा लेने आएगा। तभी सरीना उससे कहती है तुम्हारा आज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और तुम्हारा स्ट्रेटेजी भी। तभी पिंक बाल वाली लड़की कहती है तुम्हारा ब्लड तो खत्म हो चुका था, फिर तुमने वापस से उसे एक्टिवेट कैसे किया? मैंने तो तुम्हें कोई पिल लेते हुए देखा ही नहीं। तब फैंग उसे उल्टा जवाब देते हुए कहता है क्या तुम्हारे मास्टर ने यही सिखाया है कि दूसरों का सीक्रेट जानने का ट्राई करो? तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो और तुम्हारे पेरेंट्स भी मार्शल आर्टिस्ट है, क्या उन्होंने भी तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? अगर तुम दूसरों के सीक्रेट जानने की कोशिश करोगी इसका मतलब तुम उसे दुश्मनी मोल ले रही हो, इसीलिए वापस कभी मेरे से ऐसा क्वेश्चन मत पूछना। ये सुनकर वो लड़की कुछ भी नहीं बोल पाती और यूमी कहती है ये तो 2 वॉरियर्स को मारने के बाद कुछ डिफरेंट सा लग रहा है। इधर फैंग जाते हुए सरीना से कहता है मास्टर मैं जा रहा हूँ। ये सब सुनकर वो लड़की फैंग से इम्प्रेस भी थी और गुस्सा भी। तब सरीना उसे कहती है फैंग ने पहली बार किसी को जान से मारा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा ऐसा करके, और अभी उसे ये बात डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। फिर फैंग बाहर आकर वोंग को कॉल करके पूछता है तुम कहाँ पर हो, जिसपे वो कहता है मैं तुम्हारे स्कूल के गेस्ट हाउस में हूँ। ये सुनकर फैंग बोलता है वो तो टीचर मिन का इलाका है, क्या तुम अभी भी यहाँ से नहीं गए? क्या तुम सही में वेट कर रहे हो कि वो सब तुम्हें आकर चैलेंज करेंगे? तब वोंग कहता है हाँ सही समझे, मगर किसी के पास भी औकात नहीं है मुझे चैलेंज करने की। अब फैंग वोंग के पास पहुंच जाता है और वो सब एक रेस्टोरेंट में थे, जहां वोंग कहता है मुझे पहले से ही पता था तुम्हारे इस चैलेंज के बारे में, मैं तो स्टार्टिंग से ही यहाँ पर था, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुमने 2 गेम खेला है और इसका रीजन ये है कि तुम्हें किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आखिर में जाकर तुम्हारा स्ट्रेंथ और सर्वाइवल स्किल ही काम आएगा। ये सुनकर फैंग कॉन्फिडेंस के साथ कहता है थैंक यू ब्रदर, मगर मैं बुली नहीं हो रहा था, ये कंपटीशन मैंने अपनी मर्जी से किया था ना कि किसी के फोर्स करने से, और मैं ये भी जानना चाहता था कि आखिर एक ट्रू वॉरियर कैसे फाइट करता है। ये सुनकर वोंग उससे पूछता है तुम्हारी नजरों में एक ट्रू वॉरियर कौन होता है? जिसपे फैंग बोलता है वॉरियर एक ऐसे लोगों का झुंड होता है जो डेथ से भी नहीं डरते। उसकी ये बातें सुनकर वोंग हंसते हुए कहता है आखिर कौन सा इंसान है जो डेथ से नहीं डरता? फिर ब्लू हेयर वाला बंदा खाना खाते हुए कहता है मास्टर भी तो एक इंसान होता है और उसे भी मौत से जरूर डर लगता होगा, जैसे इन लोगों ने आज तुम्हें चैलेंज किया था। वो गुस्सा इस बात से थे कि वोंग ने उनका स्टैंड छीन लिया था और वो सब वोंग के रहते हुए कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मौत से नहीं डरता। अगर तुम मेरे से पूछोगे तो उन सबका इरादा तुम्हें जान से मारने का नहीं था। लास्ट में देखा जाए तो वो सब कुछ ठग्स है जो कि अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर फैंग उदास होते हुए कहता है तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मार्शल आर्ट्स में कुछ रूल्स होते हैं, जिन लोगों की जान गई है उनकी लाइफ यूजलेस नहीं थी। तब ब्लू हेयर वाला बंदा कहता है तुमने एक बात तो सही कहा, मौत और जिंदगी एक वॉरियर के लाइफ में कॉमन होता है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है कि तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो। ये कहकर वो वापस से मटर पनीर पे फोकस करने लगता है और फैंग मनी मन सोचने लगता है क्या सही में एक वॉरियर का लाइफ ऐसा होता है? अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो सकते तो तुम्हें इस वर्ल्ड में जिंदा रहने का हक नहीं है। तभी वोंग उससे कहता है तुम उन जैसों की तरह नहीं हो, बस शांति से प्रैक्टिस करो और अपने काम पे फोकस करो, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। ये सुनकर फैंग स्माइल करते हुए कहता है तुम सही कह रहे हो, तुम दोनों का गाइडेंस देने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जिसपे ब्लू हेयर वाला बंदा कहता है मैंने बोला था ना तुम्हें इन सभी चीजों की आदत हो जाएगी, मटर पनीर ठंडा हो रहा है इसीलिए जल्दी से खा लो। तब फैंग उसे थैंक्स कहते हुए पूछता है ब्रदर वोंग मिशन क्या है मैजिक सिटी में, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये सुनकर ब्लू हेयर वाला बंदा कहता है ये एक बड़ा मिशन है। ये सुनकर वोंग उसे डांटने लगता है ये बताने के लिए। फिर वो फैंग को उसके मिशन के बारे में टेंशन ना लेने को कहता है। यहाँ हमें पता चलता है ब्लू हेयर वाले बंदे का नाम किन है। फिर किन हंसते हुए कहता है छोटे भाई तुमसे ब्रदर वोंग की बात करो, तुम सिर्फ अपने ट्रेनिंग पे फोकस करो, क्योंकि ब्रदर वोंग बहुत ही स्ट्रांग है, मैंने तो इसे अपने साथ बुलाया है ताकि ये अपने साथ गुड लक लेकर आए। तब वोंग उन्हें शांत होकर खाने के लिए बोलता है।
इधर फैंग मनी मन सोचता है, इनका मिशन मेरे रीच से बहुत ज्यादा दूर है, मुझे और ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। जब मेरी एबिलिटी अच्छी हो जाएगी तब मुझे खुद ही सब पता चल जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो अपने होम टाउन पहुंच गया था और अपने फैमिली से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड भी था। तभी उसकी नजर अपनी छोटी बहन पे पड़ती है। उसे देखकर फैंग इमोशनल होते हुए सोचता है, मैंने इसे बताया भी नहीं था कि मैं आ जाने वाला हूँ, तब भी इसे पता चल गया। सिबलिंग्स तो सिबलिंग्स ही होते हैं, भले ही मैंने इसे नहीं बताया मगर ये मेरा हर दिन बेसब्री से वेट करती है। फिर वो उसे गले लगाने के लिए भागता है। तभी उसकी बहन नीचे बैठ जाती है और पूछती है, आखिर तुम दोपहर में क्यों आए? जिस पे फैंग कहता है, सुबह सुबह बहुत से लोग आ रहे थे और दोपहर में बहुत कम, इसीलिए मैंने ये वाला टाइम चूज किया। तब उसकी बहन उसे ले जाते हुए कहती है, तुमने कुछ भी नहीं कहा था कि तुम आने वाले हो, चलो अब घर चलते हैं। तभी कुछ बच्चों की आवाज आती है जो फैंग की बहन को एल्डर सिस्टर कह रहे थे। ये सुनकर तो उसकी बहन ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे उसका राज पकड़ा गया हो। एक लड़की उससे कहती है, सिस्टर क्या तुम्हें एक लड़का भी मिल गया? बॉयज तो आजकल बहुत ही मिजरेबल हो गए हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तब दूसरी लड़की कहती है, आज हमें उन मिडिल स्कूल के लड़कों को सबक सिखाना है, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके पर कब्जा करने की। तब तीसरी और सबसे छुटकी वाली बोलती है, ये लड़का पतला और मरा हुआ कौन है, तुम कोई दूसरा लड़का ढूंढ लो। ये सब सुनकर वो उन सभी को चुप रहने को बोलती है, मगर अब क्या ही फायदा, अब तो फैंग ने सबको सुन लिया था और वो उससे पूछता है, एल्डर सिस्टर आखिर ये चल क्या रहा है? जब मैं 2 महीनों के लिए यहाँ से गया था तो यहाँ पर क्या हुआ था? आखिर तुम एल्डर सिस्टर कब से बन गई? तुम मेरे लिए वेट करने की जगह इन छोटी लड़कियों का वेट कर रही थी ताकि तुम अपनी टेरिटरी बना सको। फैंग की बात सुनकर उसकी छोटी बहन बोलती है, अगर मैं कहूँ कि ये सब गलत फहमी है तो क्या तुम इस बात पे बिलीव करोगे? तब फैंग उसका गाल खींचते हुए ले जाने लगता है और कहता है, चलो इस बात पे घर पे जाकर बात करेंगे। वो बेचारी बोलती रह जाती है, ये सब गलत फहमी है, और उसके सारे दोस्त उसे बहुत ही हैरानी से देखने लगते हैं। और जब वो घर जाता है तब उसकी मॉम पूछती है, तुम बिना बताए क्यों आ गए? हमें बताना तो चाहिए था। फिर फैंग अपनी बहन युवान को सभी चीज एक्सप्लेन करने को कहता है, आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुमने अपना क्लब का नाम मेरे नाम पे क्यों रखा है? तब उसकी मॉम कहती है, इस लड़की को लेसन बहुत जरूरी है, ये तो अभी भी बच्ची है मगर इसे अपने दोस्तों के साथ बिजनेस खोलना है और ये एक स्टॉल लगाना चाहती है। ये सुनकर फैंग हैरान होता है। तब युवान उससे कहती है, मैंने तुम्हारे सिर्फ कुछ चीजें बेची है, फिर तुम मुझे इतनी तेज से पिंच क्यों कर रहे हो? तुम वैसे भी उन चीजों का यूज तो नहीं करते और बस घर को भरे जा रहे थे। ये सुनकर फैंग उससे पूछता है, तुमने मेरा कौन सा सामान बेच दिया, जल्दी बताओ। तब उसकी बहन कुछ भी नहीं बोल पाती। तब मॉम उससे कहती है, 2 कपड़ों के अलावा इसने सब बेच दिया। फैंग इस बात को जानकर बहुत ही शॉक्ड होता है और युवान का गाल खींचने लगता है, जिस पे युवान बोलती है, तुम एक वॉरियर बन चुके हो, इसीलिए हर किसी को तुम्हारा सामान चाहिए था, आखिर में ऐसे पैसे कमाने के मौके को कैसे छोड़ सकती हो? लगता है फैंग की छोटी बहन आगे जाकर एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन बनेगी। अब हम युवान को डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ उसके सिर पे 3 लड्डू बने हुए थे और उसके फादर उससे पूछती है, ये युवान को क्या हुआ, इसके सर पे लड्डू कैसे आए? तब मॉम बताती है, वो तो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर फादर मनी मन सोचने लगते हैं, जब मैं घर पे नहीं था तब यहाँ पर क्या हुआ था। अब पूरी फैमिली साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है और काफी खुश होती है। तब फैंग सभी फाइट्स को याद करते हुए सोचता है, थैंक गॉड मैं अभी जिंदा हूँ। अब हम फैंग को अपने डैड के ऑफिस जाते हुए देखते हैं जहाँ वो फूड डिलीवर करने गया था। फिर वो अपने मॉम और युवान के साथ ग्रोसरी लेने जाता है जहां वो युवान को जंक फूड खाने से मना करता है मगर वो उसे दिखाकर जल्दी जल्दी चिप्स खाई जा रही थी। फिर वो उसे स्नैक्स का लालच देकर उससे हार्ड ट्रेनिंग करवाने लगती है। अब हम फैंग को देखते हैं जहां वो ट्रेन में होता है और वो एकेडमी वापस जा रहा था। युवान रोते हुए कहती है, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, अभी अभी तो आए थे। तब फैंग बोलता है, तुम रो क्यों रही हो, मैं वापस भी तो आऊंगा। जिस पे युवान कहती है, मगर मुझे डर लग रहा था कहीं तुम्हें वहां पर बच्चे बुली ना करे। तब फैंग कहता है, ओ इडियट, तेरा भाई दूसरों को बुली करता है ना कि बुली होता है। अब ट्रेन चलने वाली है इसीलिए तुम येलो लाइन से पीछे हट जाओ, अब जाओ यहाँ से और पेरेंट्स का अच्छे से ध्यान रखना, अब तुम बड़ी हो गई हो और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये सुनकर उसकी बहन हाँ कहती है और ट्रेन चलते ही भागने लगती है। ये देखकर फैंग बहुत इमोशनल होते हुए सोचता है, सही है मेरे पास एक छोटी बहन है। मगर फैंग का ट्रेन जाते ही युवान अपने गैंग को कॉल करके अपने घर पे इकट्ठा होने को कहती है और बताती है कि फैंग अब जा चुका है और अपना बहुत सारा सामान छोड़ के गया है, अब हम फिर से पैसे छाप सकते हैं।
अब हम फैंग को यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहां वो कुछ पिल्स को एक्सचेंज करके पैसे कमाना चाहता था। वो पहले ही बहुत सारे पैसे खर्च कर चुका था। तभी उससे ओल्ड मैन पूछते हैं, फैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, वो बूट वाला शू अच्छे से काम करेगा। उसमें सिर्फ 40 क्रेडिट ही खर्च हुए थे और उसके बदले तुम्हें अच्छा सामान मिल गया। उन लोगों ने सिर्फ तुम्हें 4 फर्स्ट ग्रेड पिल्स दिया था और उसके बदले तुम्हें अच्छा सामान मिल गया। क्या उन्होंने तुम्हें पैसे भी दिए थे? ये सुनकर फैंग मनी मन सोचता है, मुझे नहीं पता था। एक्सचेंज स्टाफ को भी मेरे इस टूर्नामेंट के बारे में पता होगा। फिर वह कहता है, मिस्टर ली, मुझे इस बार सिर्फ मामूली से पिल्स चाहिए। तब ओल्ड मैन उससे पूछता है, आखिर तुम्हें कितने पिल चाहिए? तब फैंग उनसे 67 पिल्स मांगता है। ये सुनकर वो उससे पूछते हैं, तुम इन पिल्स को बेचकर प्रॉफिट लेना चाहते हो ना? भले ही स्कूल ने इन सभी चीजों को बैन किया है, मगर तुमने तो अपना इससे बिजनेस ही बना लिया। अगर तुम्हें किसी ने इसे बेचते हुए पकड़ लिया तो तुम्हें भारी नुकसान होगा। तब फैंग अपनी आईडी देते हुए पूछता है, इसका मतलब अगर मैं छोटे स्केल पे बेचूंगा तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना? तब ओल्ड मैन उसे बताने लगते हैं उसके कितने क्रेडिट बने और उसे कितने क्रेडिट देकर उनसे पिल लेना है। फिर वो पूछते हैं, क्या तुम ये सही में करना चाहते हो? जिस पे फैंग कहता है, हाँ बिल्कुल, आप सब सामान पैक कर दो। अब फैंग अपने मैनेजर को कॉल करके बताता है उसके पास पिल्स आ गए हैं, इसीलिए अब वो उन्हें बेचने के लिए रेडी हो जाए। तब ली कहता है, मगर इतने सारे पिल्स को बेचना इतना आसान नहीं होने वाला। हम अभी भी कमजोर है। अगर इंस्पेक्टर ने हमें पकड़ लिया तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम होगी। जिस पे फैंग कहता है, मुझे पता है, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, क्या तुम ये काम पिछली बार की तरह कर सकते हो? तब ली कहता है, पिछली बार का क्वांटिटी बहुत ही कम था, इसीलिए उसे बेचने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। अगर हम इतने अमाउंट में बेचेंगे तो आसानी से लोगों को हमारे ऊपर शक हो जाएगा। ये सुनकर फैंग बोलता है, समझ गया, मैं ही कुछ करता हूँ। इसके बाद वो सीधा अपने दोस्त फू के पास पहुंचता है, जो उन पिल्स को देखकर हैरानी से पूछता है, क्या तुम इन पिल्स को बेचना चाहते हो? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? तब वो हाँ में जवाब देता है। जिस पे फू कहता है, पिल्स का यूज हम अपने आप को नरिश करने और ब्लड को मेंटेन करने के लिए करते हैं। अगर तुम इन्हें प्राइवेट पार्टी से खरीदोगे तो तुम्हें सस्ता पड़ेगा, 60 से 70% कम रेट पर। ये सुनकर फैंग परेशान होते हुए पूछता है, ये तो बहुत ही कम है। मेरे पास मामूली से पिल्स के साथ साथ फर्स्ट ग्रेड के पिल्स है, जिनका दाम मिलियंस में है। तब फू कहता है, रुको, मैं ओल्ड मैन से पूछता हूँ, क्या उन्हें ब्लड पोषण चाहिए? फिर वो बात करके पूछता है, मेरे डैड ने प्राइस 9 मिलियन बोला है, तुम क्या सोचते हो? ये सुनकर फैंग खुश होने लगता है कि मैंने 7.1 मिलियन का खरीदा है और इसे बेचने से मुझे 30 से 35% का प्रॉफिट होगा। फिर वो उस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं, जो अपने गैंग के साथ सभी लोगों को अपने भाई का सामान बेच रही थी और उसका एक बड़ा सा पोस्टर लगा रखा था। अब हम ट्रेनिंग बिल्डिंग को देखते हैं, जहां पर भीड़ जमा थी। इधर पिंक हेयर वाली कहती है, मैं रात में सही से सो नहीं पाई थी, ये देखो मुझे डार्क सर्कल्स हो गए। अगर आज सुबह सुबह क्लास नहीं होती तो मैं अभी तक सो रही होती। तब यूमे उससे बोलती है, ट्यूटर ने हमें इसलिए यहाँ पर इकट्ठा होने को बोला है क्योंकि वो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं। तभी वहाँ पर फैंग आता है और पिंक हेयर से कहता है, तुम अपना फोटो लेना बंद करो, तुम मेरे आंखों को हर्ट कर रही हो और तुम्हारे डार्क सर्कल्स खत्म नहीं होने वाले। लू ये सुनकर उस पर गुस्सा होने लगती है। तब यूमे उसे समझाती है कि गुस्सा मत करो, नहीं तो तुम्हारा स्किन और खराब हो जाएगा। इधर फू ये सब सुनकर हंसे जा रहा था। तभी वहाँ पर टीचर पिंक लायन आते हैं और कहते हैं, आज मैंने तुम सबको यहाँ पर इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि मैं तुम्हें स्पेशल प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम मैं चलाने वाला हूँ और तुम्हारे मेंटर सरीना, लुओ, जियान और शिपिंग होंगे। और इन मेंटर्स के अलावा हमारे स्कूल का डीन भी रेगुलर बेसिस पे आके तुम सबको चेक करेगा और लेक्चर भी देगा। ये सुनकर सब हैरान होते हुए पूछते हैं, गुरु हमें लेक्चर देने आएंगे? सही है, हर किसी को गुरु से गाइडेंस लेने का मौका नहीं मिलता। अब हमारे पास चांस है अपने रैंक को बढ़ाने का ग्रेजुएशन से पहले। फिर फू उनसे पूछता है, आखिर स्कूल ने ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया है और यहाँ पे डीन भी क्यों आ रही है? जिस पे लायन बोलता है, तुम्हारा क्वेश्चन तो अच्छा है। इस साल के आखिरी में सभी मेजर के मार्शल आर्टिस्ट जो पूरे वर्ल्ड में हैं वो आकर टूर्नामेंट करेंगे और ये गेम हमारे स्कूल के ऑनर की बात है। इस बैटल को हमें कुछ भी करके जीतना होगा। ये सुनकर सब हैरान होते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, इसका मतलब हम क्योटो स्कूल से भी फाइट करेंगे। मैंने सुना है नॉर्थ के जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, हमें तो अपनी जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ सकता है अगर हम उनसे फाइट करेंगे तो। और वो सभी चाइना में नंबर फर्स्ट स्कूल पर भी आते हैं, आखिर हम उन्हें कैसे हरा पाएंगे? तभी लायन चिल्लाते हुए पूछते हैं, तुम सभी अभी अभी मार्शल आर्टिस्ट के दुनिया में आए हो और अभी से तुम डर रहे हो? यहाँ पर सभी बच्चे हमारे एलाइट वॉरियर है जो आगे जाकर हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और यही फ्यूचर है हमारी इस एकेडमी का।
इसीलिए इस स्पेशल प्रोग्राम को ज्वाइन करो। इससे तुम्हें 10 क्रेडिट पॉइंट भी मिलेंगे। ऐसा करने पर हम अपने रेगुलर और रिजर्व टीम मेंबर्स को चूज करेंगे और बाद में तुम सबको अच्छे अच्छे प्राइज भी देंगे। ये सब सुनकर फैंग मनी मन सोचता है स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है, हमें 10 क्रेडिट मिलेंगे। ये ज्यादा तो नहीं है, मगर कम से कम मैं इसके बदले पिल्स तो एक्सचेंज कर ही पाऊंगा। इधर लायन उन्हें बताते हैं हम क्लास प्रेसिडेंट को भी चूज करने वाले हैं। वो ट्यूटर्स को क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और असेंबली को संभालेगा और उसे एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ये सुनकर फैंग कहता है ये तो बहुत ही कम है, इतने पॉइंट्स के बदले कौन ही अपना टाइम वेस्ट करना चाहेगा। तब सरीना उसे कहती है ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, जब तुम्हें टीम लीडर बनना है तुम्हें उतना स्ट्रांग होना होगा कि तुम क्लास के सभी बच्चों को आसानी से हरा पाओ और उसके बाद तुम उन सबसे काम करवा सकते हो। ये सुनकर लायन गुस्से में कहते हैं आखिर तुम टीचर होकर ये सब कैसे बोल सकती हो। तब सरीना कहती है इन सभी को सच बता दो, तभी तो इन्हें मोटिवेशन मिलेगा। अगर सबका एबिलिटी बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ भी अपने आप ही बढ़ जाएगा और टीम लीडर को हर 15 दिन में चेंज किया जाएगा और सभी को एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे। अब बताओ तुम्हें ये डील कैसा लगा। तब फैंग मनी मन सोचता है मास्टर चाहती है मुझे बेनिफिट मिले, 3 महीने में 6 बार लीडर चेंज होने वाले हैं, इसका मतलब कि 60 क्रेडिट। तभी लायन उसे कहते हैं तुम अपने आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाओगी। फिर सरीना कहती है मैंने तो सिर्फ इन्हें मोटिवेशन दिया है, आखिर इसमें गलत क्या है, तुम खुद उनसे पूछ क्यों नहीं लेते क्या वो करना चाहते हैं या फिर नहीं। ये सुनकर लायन मनी मन सोचता है ये सभी बच्चे मोटिवेटेड दिख रहे हैं। फिर वो सरीना के इस बात को मान भी जाता है। तभी वो कहती है ऐसे फालतू के फॉर्मेलिटी में तुम सब अपना टाइम वेस्ट मत करो, फैंग जाओ और लू बाहर आओ। ये सुनकर वो तीनों बाहर आते हैं। फिर वो कहती है तुम सबकी एबिलिटी काफी अच्छी है और स्ट्रेंथ भी, इसी कारण से मैं इन्हें क्लास प्रेसिडेंट बना रही हूँ, क्या किसी बच्चे को इससे दिक्कत है। ये सुनकर आपस में सभी लोग बात करने लगते हैं और कुछ लोग तो फैंग से अभी भी डर रहे थे। उस टूर्नामेंट को देखने के बाद से उनमें से एक भी बच्चा कुछ भी नहीं बोलता। तब सरीना लायन से कहती है ऐसा लग रहा है जैसे अब हमें प्रेसिडेंट का कंपटीशन नहीं करवाना पड़ेगा, तो चलो इन तीनों में से ही किसी को चूज कर लेते हैं। अगर तुम जीत गए तो तुम क्लास मॉनिटर बन जाना और अगर हार गए तो तुम मेरे लिए फ्री में काम करना। ये सुनकर लायन शॉक्ड होता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। इधर फैंग सोच रहा था ये टीचर भी आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे लायन मेरे से नफरत करते हैं, मुझे इन पॉइंट्स को कैसे भी लेना होगा। तभी जाओ कहता है फैंग और मैं सबसे पहले जाएंगे। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां हम जाओ को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसके आंखों के सामने कुछ बच्चे जाते हुए कहते हैं इस लड़के को फैंग ने मारा है। प्रेजेंट में वो सोचता है मैं उस टाइम पर बहुत ही नादान था, मैं इस फैंग से हार नहीं सकता। फिर वो फैंग को थैंक्स कहता है उसका ध्यान रखने के लिए जब वो लोग अलग अलग हो गए थे, जिस पे फैंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे जाओ चलो पहले इस बात पे एग्री करते हैं ताकि तुम बाद में रोना शुरू मत कर देना और ना ही मेरे से कोई ग्रज रखना। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे लिए फ्री में काम करना पड़ेगा और तुम अपने असेंबली के बारे में भी बताओगे और तुम मेरी हर बात को मानोगे। ये सुनकर जाओ गुस्से में कहता है ठीक है, लेकिन अगर तू हार गया तो यही सेम कंडीशन तेरे पे लागू होगी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। प्लीज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और हाँ अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।